नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब। दोस्तों, आज की वैकेंसी बहुत शानदार रहने वाली है। इसके लिए मैंने पहले ही सूचना दे दी थी सोर्स के माध्यम से, जो कि वैकेंसी रहने वाली है आपकी DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने पहले ही दे दी थी, सारी नोटिस में सोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें अवगत करवा दी थी। ठीक है कि इतनी वैकेंसी रहने वाली है और ये पोस्ट रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस डेट से इस डेट तक चलेंगे। ठीक है, जो मेन जानकारी थी आपको मैंने बता दी थी। ठीक है, मैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन का लेकर आया हूँ पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, अब दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो भी कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी अपडेट हो इस भर्ती के रिलेटेड वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। और साथ में इनके अलावा जो भी रेलवे के और अदर वैकेंसी अगर आती है तो वो भी आप तक पता चल सके। साथ में सेंट्रल की वैकेंसी हो चाहे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, अगर उनमें भी कोई बदलाव आता है पहले की वैकेंसी में या नई वैकेंसी में आते हैं नोटिफिकेशन में, वो भी आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और तो दोस्तों, सामने आप देख सकते हो, आपके सामने DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पूरा नोटिफिकेशन PDF आपके सामने है। दोस्तों, पहले मैं ब्लैक बोर्ड के पे बताता था सारी जानकारी, हालांकि अभी इतना मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट PDF के माध्यम से बता देता हूँ, जिससे आपके पास टाइम पे सूचना भी मिल सके और आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में लेट भी ना हो। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम जितना जल्दी हो टाइम पे आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। ठीक है, और दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी की। इसमें दोस्तों आप सामने देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट 2025 का पहला रहने वाला है DFCCIL की तरफ से, है ना। ठीक है, ये पहला एडवर्टाइजमेंट है। 2025 में एंड तक कितने नोटिफिकेशन जारी करते हैं ये देखने को मिलेगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, ये PSU है एक तरीके का, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर में। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में आता है। जैसे आपके रेलवे की वैकेंसी होती है वैसे ही इसमें भी वैकेंसी होती है। सेम स्टेशन मिलता है, सेम पोस्ट होती है। ठीक है, काम भी सेम ही होता है, बस अलग अलग इनका जो पर्टिकुलर है पोस्ट की चीज़ें अलग होती है। ठीक है, हर यूनिट हर स्टेशन मिलता है तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सबसे ज़रूरी बात जो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 18 जनवरी 2025 से। ठीक है, और साथ में जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 16 फरवरी 2025 को आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ में जो करेक्शन विंडो है यानी मॉडिफिकेशन विंडो है वो ओपन हो जाएगा 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। आप अपना मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जो भी कुछ गलती है संशोधन करना है वो संशोधन कर सकते हो। साथ में सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें आपकी जो भी एग्जाम लगेगी, है ना, उसकी डेट फिक्स दी है इन्होंने। हालांकि महीना दे दिया है, डेट उनकी उस मंथ के अंदर अंदर रहने वाला है। ठीक है, इसमें CBT 1 लगेगा, CBT 2 लगेगा, PET लगेगा, जैसा आप सामने देख रहे हो। जैसे फर्स्ट CBT लगेगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, वो लगेगा अप्रैल में। ठीक है, CBT 1 लग जाएगा अप्रैल में और CBT 2 लगेगा आपका कब? अगस्त 2025 में। तो दोस्तों, सफिशिएंट आपको टाइम दे दिया गया है, यानी अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मई जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आप तैयारी कर दोगे और साथ में अगस्त के महीने में, अगस्त 2025 के महीने में आपका सेकंड CBT हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई पोस्ट है तो दोस्तों उसके लिए PET लगेगा, फिर PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, और वो लगेगा अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। और आफ्टर दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, और ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका देख सकते हो ये जो ड्यूरेशन है वैकेंसी का, यानी अभी जनवरी है, जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक आपका पूरा शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। और साथ में अगर आप पूरे हर स्टेज को क्वालिफाई करते रहे तो दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग फिक्स है, यानी ये पूरे 12 महीने के अंदर अंदर ये पूरी वैकेंसी फिल हो जाएगी। सफी 12 में, हालांकि एक साल है, पर बीच बीच में सभी की जो पार्ट्स स्टेज है उनमें आपको टाइम मिलेगा, तो आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं और क्या जी चीज़ें आपके लिए। यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे ओनली 1 क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन करने के लिए पहुंच जाओगे। ठीक है, अब ये इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहाँ जाके आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है ग्रुप का वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम को। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अप्रैल CBT जो CBT 1 है वो अप्रैल में लगेगा और CBT 2 लगेगा अगस्त में। ठीक है, उसके लिए डेट कंफर्म आपको साइट के माध्यम से बता दी जाएगी। ठीक है, और आपको इसका ध्यान रखना है।
और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही करूँगा कि जैसे कोई डेट आती है, तो सीधी-सी बात है, महीना तो दिया गया है पर शेड्यूल नहीं दिया गया है। जैसे कोई शेड्यूल आएगा बाद में, मैं आपको अपडेट कर दूँगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आगे आते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यानी जिस पोस्ट की वैकेंसी निकली है उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है पोस्ट में, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आती है जूनियर मैनेजर की। जूनियर मैनेजर की दोस्तों इसमें जो पे स्केल है वो अच्छी रहने वाली है, ठीक है? और साथ में जो सैलरी है वो 50,000 से 1,60,000 के बीच में रहने वाली है, ठीक है? मिनिमम 50,000 है पर महीने, ये बेसिक है। इसके बाद में आपके जो अलाउंस है वो एक्स्ट्रा जुड़ते जाते हैं। अलाउंस के बारे में बात करेंगे, अलाउंस और कौन-कौन से जुड़ेंगे जिससे आपकी सैलरी अप्रॉक्सिमेट 60-70 तक जा सकती है, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपको सामने को देखने को मिलेगी, आप वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हो, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्वालिफ़िकेशन माँगी है पास इन फाइनल एग्ज़ामिनेशन ऑफ CA/CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट, यानी चार्टर्ड अकाउंट की जो आपकी फाइनल एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर कोई कैंडिडेट है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है? मेन चीज़ इसमें, क्योंकि ये रेलवे की वैकेंसी है, PSU है, तो इसमें मेडिकल कैटेगरी का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। मेडिकल कैटेगरी इसमें है C1, ठीक है? C1 है। अब आगे आते हैं, अब आता है नेक्स्ट पोस्ट एग्जीक्यूटिव की, ठीक है? एग्जीक्यूटिव में स्केल आपकी जो सैलरी रहने वाली है मिनिमम 30,000 की रहने वाली है और ये जाएगी 1,20,000 तक, ठीक है? अब इसमें दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन है और नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है? नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यूआर 16, SC 5, ST 3, ठीक है? मेन चीज़ क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं। क्वालिफ़िकेशन में दोस्तों आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है? डिप्लोमा मान सकते हो, पॉलिटेक्निक भी बोला जाता है अलग-अलग स्टेट में, ठीक है? ब्रांच की बात करते हैं दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है ये सिविल के लिए निकली है, ठीक है? सिविल में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं 3 साल की, ठीक है? सिविल ब्रांच अलग-अलग नाम से होती है, सिविल या फिर सिविल इंजीनियरिंग, जो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में है, ठीक है? इसके बाद में एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में होती है सिविल इंजीनियरिंग, फिर इसके बाद में पब्लिक हेल्थ में होती है सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स के अंदर होती है। तो ऐसे अगर किसी कैंडिडेट ने की हुई हो इनके अंदर विद 60% अगर आपके डिप्लोमे में होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड माँगा गया है, ठीक है? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो कैटेगरी वाइज़ पोस्ट वैकेंसी है वो वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हो और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, ठीक है? आगे आते हैं, अब आता है एग्जीक्यूटिव, ब्रांच रहेगी आपकी इलेक्ट्रिकल, सेम इसमें वही रहेगा, टोटल वैकेंसी आपकी जो 64 है, ठीक है? मेडिकल का स्टैंडर्ड रहेगा आपका A3 और ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल से संबंधित रहेगी, 3 साल का डिप्लोमा माँगा गया है, ठीक है? ब्रांच बता देता हूँ मैं फटाफट, इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, ये ब्रांच है, अलग-अलग ब्रांच होती है, हर कैंडिडेट अलग-अलग ब्रांच से की होती है डिप्लोमा, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों? और ये विद 60% से आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए इन ब्रांच में। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट होती है दोस्तों एग्जीक्यूटिव, जो कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में रहने वाली है। टोटल पोस्ट आपकी 75 है, ठीक है? मेडिकल के जो स्टैंडर्ड है वो A3 माँगा गया है और इसमें भी दोस्तों आपका 3 साल का डिप्लोमा माँगा गया है। आप सामने इतने देख सकते हो, इतनी ब्रांच बटी होती है। हर कैंडिडेट अलग-अलग कॉलेज, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से ये डिप्लोमा करा हुआ रहता है, वहाँ पे भी अलग-अलग ब्रांच होती है। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज़ करके ये सारी ब्रांच देख सकते हो कि आपकी कौन-सी ब्रांच है, तो विद 60%, ठीक है? हम नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं, जो कि रहने वाला है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी MTS की पोस्ट रहने वाली है। साथ में इसकी जो सैलरी है वो मिनिमम 16,000 बेसिक रहने वाली है। इसके बाद में जो भी अलाउंस जुड़ते हैं उसके आगे और बढ़ जाती है, अप्रॉक्सिमेट ये आ जाएगी आपकी 25-30 के आस-पास, या ज़्यादा भी जा सकती है। ये सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा, ठीक है? मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहेगा और साथ में क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपकी 10th पास चाहिए, ठीक है? और साथ में आपका 1 ईयर का एक अप्रेंटिस चाहिए या फिर ITI होनी चाहिए आपकी से विद 60% के साथ में, ठीक है? ये चीज़ है, ये मैं वापस बता रहा हूँ, या तो 10th पास होना चाहिए और साथ में 10th पास के साथ में 1 ईयर का अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ठीक है? वो या फिर ITI करी है विद 60%, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने बता दिया है, A2 रहेगा, ठीक है दोस्तों? इस तरह आपकी ये पोस्ट रहेगी, ठीक है? मैंने जितनी पोस्ट थी आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, ठीक है? अब आते हैं और क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है। दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन इसमें माँगी गई है, जो भी पोस्ट की, ठीक है? वो आपकी हो जानी चाहिए 16 फरवरी 2025 तक। आपकी जो भी अगर रिज़ल्ट रुका हुआ है तो वो फाइनल आ जाना चाहिए। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा तो आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लाने होंगे, ठीक है? चाहे वो आपके डिप्लोमा हो, BE, BTEक हो, ठीक है दोस्तों? एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, एज लिमिट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग है, जूनियर मैनेजर की रहेगी मिनिमम 18 से मैक्सिमम 30, वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव की जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल है इसमें मिनिमम 18 से मैक्सिमम 30 और MTS में मिनिमम 18 से मैक्सिमम 30 रहेगी। एज है, इन एज के अंदर-अंदर जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। रिलैक्सेशन देखते हैं दोस्तों, रिलैक्सेशन में SC और ST की बात करते हैं तो 5 साल का
आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो इसमें 3 साल का छूट दी गई है, ठीक है? 3 साल की छूट दी गई है। वहीं बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी, अगर वो कैंडिडेट है एससी, एसटी या फिर ओबीसी, एनसीएल एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर में, तो उन्हें 10 साल की इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे एक्स सर्विसमैन दिया गया है और अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉई है डीएफसीसीआईएल का, तो उन्हें 8 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी तरह से अलग-अलग जो कैटेगरी है उनमें रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों आपके जो भी सैलरी मिलती है उसमें अलाउंस कौन-कौन से होते हैं, पर्क्स और अलाउंस क्या-क्या मिलते हैं जिससे आपकी जो सैलरी है बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों इसमें आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हो, पर्क्स और अलाउंस यहाँ पे दिए गए हैं, एचआरए मिलता है आपको, ठीक है? जिसे और डीए मिलता है बेसिक पे के अलावा, ठीक है? क्राइटेरिया अप्रोच होती है, साथ में आपका लिबरल मेडिकल फैसिलिटी होती है, ग्रेच्युटी होती है, आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे जो कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। पैलेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, पहले से इनकी में अलग-अलग यूनिट और स्टेशंस बँटे होते हैं और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो जॉब है वो चेंज होती रहती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी और सेक्टर की पीएसयू है जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और सामने काम भी एक रेलवे वाला ही होता है। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज है वो किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस जूनियर मैनेजर जो कि फाइनेंस सेक्टर्स में रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो सीबीटी 1 लगेगा, सीबीटी 2 लगेगा, पर इसमें पीईटी का कोई रोल नहीं है। इसके बाद में वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है? इसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव की वो बात करते हैं जो कि सिविल ब्रांच रहने वाली है। इसमें भी आपके सीबीटी 1, सीबीटी 2 फिर डायरेक्ट डीवी और मेडिकल होगा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल और एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपके होगा। एमटीएस की बात करते हैं दोस्तों, इसमें सारे स्टेज फॉलो होंगे। सीबीटी 1 भी लगेगा, सीबीटी 2 भी लगेगा, साथ में पीईटी भी लगेगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लगेगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या-क्या चीज़ माँगी जाएगी उसके लिए भी नीचे आपको बता दिया जाएगा। और चीज़ें जानते हैं और क्या है। अब दोस्तों स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन पे बात करते हैं कि आपका जो स्कीम है एग्ज़ामिनेशन का वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है? वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के द्वारा लिया जाएगा। सीबीटी 1 आपका स्क्रीनिंग नेचर होगा, ठीक है? और अगर आपकी जो सीबीटी 1 है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो शिफ्ट अगर ज़्यादा लगती है तो नॉर्मलाइज़ का जो फ़ॉर्मूला है वो अपनाया जा सकता है, ठीक है? अब जो भी कैंडिडेट सीबीटी 1 देते हैं और सीबीटी 1 के बाद में एक जो शॉर्टलिस्ट होते हैं सेकंड स्टेज के लिए, तो दोस्तों वो होंगे 20 टाइम्स। 20 टाइम्स यानी सीबीटी 1 में अगर बहुत कैंडिडेट क्वालीफाई करते हैं, जितनी भी पोस्ट रहती है पर्टिकुलर पोस्ट की, है ना? तो कैटेगरी वाइज़ वो 20 गुना पास करेंगे सेकंड स्टेज के लिए यानी सीबीटी 2 के लिए। फिर वो जित उसमें से सेकंड स्टे जो थर्ड स्टेज है पीईटी यानी पीईटी लगेगा ओनली एमटीएस में, तो वो होंगे 3 टाइम्स में सेलेक्ट किए जाएँगे पीईटी के लिए। ठीक है? और पीईटी के बाद में जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है? जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है वैकेंसी की है एमटीएस वाली जिसमें पीईटी लगेगा, तो उतने ही कैंडिडेट को लास्ट में पास किया जाएगा और उनको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है? इन केस ऑफ अगर इनमें कमी या किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स कम रहते हैं, तो वो जनरल बुला लिए जाएँगे रेगुलर। ठीक है दोस्तों? इसके बाद में आते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरत है आपको जानने की। तो दोस्तों सीबीटी 1 की बात करते हैं, तो दोस्तों सीबीटी 1 में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? और उसको लिए मिलेगा आपको 90 मिनट का टाइम यानी डेढ़ घंटे का टाइम मिलेगा। डेढ़ घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे और से जो 100 क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज़ डिवाइड हो रखे होंगे, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके जो 100 क्वेश्चन है वो आपके 5 पार्ट में डिवाइड हो रखे होंगे। पहला मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन आएँगे न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, ठीक है? फिर आएगा जीए यानी जनरल अवेयरनेस उसके 15 क्वेश्चन, फिर आएगी जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आपका लॉजिकल रीज़निंग आएगी, उसके रहेंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद में आपके डीएफसीसीआईएल और रेलवे की जो क्वेश्चन्स है, नॉलेज ऑफ अबाउट रेलवेज़ एंड डीएफसीसीआईएल उससे संबंधित आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएँगे। टोटल आपके हो जाएँगे 100 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों? अब इसके बाद में लगेगा सीबीटी 2, ठीक है? अगर अब सीबीटी 2 की आपकी मंथ वो एग्ज़ाम में बता दी है अगस्त 2025 में सीबीटी 2 लगेगा। उसमें आपके मल्टी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगेगा, वो लगेंगे आपके 120 क्वेश्चन, ठीक है? 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, सेम सीबीटी 1 में भी रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है? इसके बाद में अगर जो शिफ्ट ज़्यादा रहती है तो वही फॉर्मुलेशन नॉर्मलाइज़ेशन का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों जो आपका जो स्कोरिंग है, वो सेकंड सीबीटी के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है, वहीं से आप नेक्स्ट स्टेज के लिए पहुँचोगे, ठीक है? अब इसके आगे और क्या चीज़ें जानने के लिए, तो दोस्तों आप अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वो ज़रूर सही डालना है, जिससे आपको आगामी अपडेट अगर आप क्वालीफाई करते हैं तो आपकी सूचनाएँ पहुँच सके
आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या कोई और सूचना से रिलेटेड हो, आपको मोबाइल और ईमेल पे आपको मिल सके। ठीक है, साथ में आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होगा, तो दोनों में प्रेफरेबल रहेगा। मिनिमम एक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आपका जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 लगेगा, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है। अगर कैंडिडेट यूआर और ईडब्ल्यूएस से है तो उन्हें 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स तो लाना ही है। एससी एससी ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो उन्हें 30% और एसटी के लिए 25%। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग मार्क्स के लाने के लिए। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा कट ऑफ जाती है वो तो क्वालिफाई करनी होती है नेक्स्ट स्टेज अपियर करने के लिए। ओके दोस्तों, अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। वही अगर मोर देन वन शिफ्ट रहती है आपकी तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सीबीटी 1 लगे या सीबीटी 2 लगे, है ना? इसमें अगर आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है, अगर उसमें आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन के लिए हर एक ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपये का आपका जो फीस पे होती है पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। अब जैसा कि आपको बताया था एमटीएस के लिए पीईटी होगा। ठीक है, पीईटी होगा एमटीएस के लिए। ठीक है, और साथ में जो ये रहेगा क्वालिफाई नेचर का। क्वालिफाई यानी आपको जस्ट एक क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका कोई मार्क्स नहीं है, कोई मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, जस्ट एज क्वालिफाइड नेचर में। ठीक है दोस्तों, और जो मेरिट बनेगी एमटीएस की वो बनेगी ओनली सेकंड सीबीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड सीबीटी के अकॉर्डिंग बनेगी। और जो पीईटी में जितने पास होंगे वो 3 टाइम्स आपको लास्ट में मेडिकल और डीवी के लिए अपेयर होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो 3 टाइम्स आपको अपेयर किया जाएगा पीईटी के लिए, यानी सेकंड सीबीटी के बाद में आपको, आप जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो 3 गुना कैंडिडेट को अपेयर किया जाएगा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो क्राइटेरिया वो देख सकते हैं मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। पीईटी की बात करते हैं दोस्तों, पीईटी में मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनको मेल कैंडिडेट को पीईटी में आपको 35 किलो वजन उठाना होगा और दूरी तय करनी होगी 100 मीटर की, मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, कोई चांस नहीं दिया जाएगा। एक बार में ही आपको 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट के अंदर 35 किलो वजन लेके। ठीक है, फीमेल और साथ में इसके अलावा आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। ठीक है, वो भी आपको पार करनी होगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, पूरी करनी होगी एक बार के अंदर। वहीं पे फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट की बात करते हैं तो दोस्तों उनको 20 किलो वजन उठाना होगा और साथ में 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, और साथ में आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चलना होगा 5 मिनट एंड 40 सेकंड के अंदर, पूरी करनी होगी 1 किलोमीटर की रेस। ठीक है दोस्तों, ये आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का पूरा क्राइटेरिया है जो कि क्वालिफाई नेचर है। ठीक है, इसके आगे और क्या चीज़ है, और आगे देख सकते हो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की पूरा क्राइटेरिया है कि क्या-क्या क्राइटेरिया है मेडिकल एग्जामिनेशन का। ठीक है, ये आगे आप देख सकते हो आराम से वीडियो को पॉज़ करके, पूरा क्राइटेरिया है कि ए2 ए3 कैटेगरी में क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स है वो ऑफिशियल वेबसाइट या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है इन दौरान, जैसे कभी अभी तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 लगेगा, पर जब वो डीवी और मेडिकल होगा तो इन दौरान मैं आपको पूरा वीडियो बना दूँगा कि किस कैटेगरी में मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ की बात कर सकते हैं कि आपका जो सीबीटी 1 है, उसके लिए आपकी क्या-क्या कौन-कौन सी सिटीज़ है जहाँ आप अपना सेंटर ले सकते हो। ओके, साथ में आपका यहाँ बिल्कुल दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस, यानी आपको 3 सिटी सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, 3 सिटी में से आपका 2 तो आप सेम कर सकते हो, यानी आप जिस स्टेट में चाहते हो, यानी आपका जो होम स्टेट है उसमें आप 2 सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ में एक आपको अलग सेलेक्ट करना होगा, अलग सिटी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियरली मैंने यहाँ बता दी है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज यानी सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में मात्र आपका दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई ये सेंटर होंगे, यहीं पे आपका सेकंड सीबीटी लगेगा, इसके अलावा कोई सेंटर नहीं होगा। इसके बाद में पीईटी की बात करते हैं जो कि एमटीएस में रहने वाला है, वो ओनली कंडक्ट होगा दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, इसके आगे जो एग्ज़ाम फीस की बात करते हैं, जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो दोस्तों जूनियर मैनेजर की बात करें या एग्जीक्यूटिव में कैटेगरी आपकी यूआर, ओबीसी में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, तो दोस्तों इनकी फीस लगने वाली है 1000 रुपये। ठीक है, वहीं पे एमटीएस पोस्ट के लिए यूआर कैंडिडेट, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उनके लिए लगने वाली है 500 की फीस। ठीक है, और रिमेनिंग जितनी भी कैटेगरी बचती है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, इनको इनमें फीस माफ़ है, उनकी इसमें कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, आगे दोस्तों मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दिया हुआ है, जो कि आपको स्टार्टिंग बता दिया कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद में जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो ओपन होगा है। ठीक है, वो आपका रहेगा अप्रोक्सीमेट 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में आपकी विंडो ओपन होगी। इस दौरान आप जो भी कोई संशोधन है वो कर सकते हो।
ओके, अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों जो भी आप डिटेल डालते हो अपनी, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म में, वो 10th स्टैंडर्ड के यानी आपकी जो भी 10th सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, डीओबी इत्यादि। ठीक है, आगे आते हैं। दोस्तों एक चीज़ और कि जब आप अगर सेलेक्ट होते हो किसी भी पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, ठीक है? ये हालाँकि पीएसयू की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई संस्था है, पर दोस्तों इसमें 2 साल का आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड रहता है। और साथ में इसमें एक चीज़ और कि इसमें आपका जॉइनिंग बॉन्ड और रहेगा, ठीक है? जॉइनिंग बॉन्ड जब आप जॉइनिंग करोगे तो उस टाइम आपका बॉन्ड फिल करना होगा, और बॉन्ड इसमें 50,000, 1 लाख कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ मेरे को पता चलता है, पर वो जानकारी मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा, पर अभी फ़िलहाल बा मेन फ़ोकस आपका रहना चाहिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पे। ठीक है दोस्तों? इसके आगे आते हैं, वो क्या चीज़ें हैं आपको जानने के लिए। आगे दोस्तों ये जितने भी ये फॉर्मेट दे रखे हैं, ये अलग-अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जो कैंडिडेट को जिस टाइम पे कोई ज़रूरत है, तो वो यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करके अपना यूज़ ले सकता है। इन दौरान जब डीबी लगेगा तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है? आगे आते हैं, आगे आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है? वो किस तरह से कहाँ-कहाँ कैसे बटी हुई है। हो सकता है अंदर प्रेफ़रेंस माँग ले, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएफसीसीआईएल के ऑफ़िस है, ठीक है? यूनिट्स है और स्टेशन है। इनमें पोस्टिंग आपकी लगेगी। यहाँ पे जितने भी हेडक्वार्टर है यूनिट के वो दिए गए हैं। ओके, अब आपको जब यहाँ पे या तो प्रेफ़रेंस से अंदर फिल हो जाएगी, या फिर जब आपकी जो डीवी होगा तो उस दौरान आपसे फिल करवा लिया जाएगा। तो आपको अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है। जो अगर हो सकता है आपके जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उन दौरान ये अभी पूछ ले, ठीक है? तो आप देख के आराम से फिल कर सकते हो। इसके आगे आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका सीबीटी 2 लगेगा, ठीक है? सीबीटी 2 लगेगा जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। साथ में आपको यहाँ पे क्लैरिफ़ाई हो गया कर दिया गया है कि कौन-सी पोस्ट है, ठीक है? उसके लिए टोटल जो जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहने वाला है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो उसमें पर्टिकुलर पार्ट कैसे डिवाइड करा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है? पार्ट 1 में स आपका सिलेबस भी दे दिया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिया है कि इस पार्ट के इतने-इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं फटाफट आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? इसमें पहले बात करते हैं जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, जो कि फाइनेंस सेक्टर की रहने वाली है। इसमें 120 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे। पहले पार्ट में 24 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? जिसमें आपका जीके आएगा, जी जनरल नॉलेज आएगी, फिर जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएगी, ठीक है? इसके बाद में पार्ट सेकंड बनते हैं जिसमें जिसके टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे, 96 क्वेश्चन सॉरी, है ना? और 96 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सेक्टर से रहेगा, यानी जो जूनियर मैनेजर फाइनेंस सेक्टर है उसके रिलेटेड पूरा टॉपिक रहेगा, उनके पूरे 96 क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस के सारे टॉपिक हम यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों इसमें भी सेम ऐसे ही बटे, जितनी पोस्ट है सेम ऐसे ही बटा हुआ है। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड में 96 क्वेश्चन है, और पार्ट फर्स्ट सेम है आपका जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग। ये पूरे जितनी भी पोस्ट है उनमें कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है? और जो पार्ट सेकंड है उसके 90 क्वेश्चन है, पर्टिकुलर पोस्ट जैसे सिविल है तो सिविल ब्रांच के सारे टॉपिक है, इनमें ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। और सेम इलेक्ट्रिकल हो या सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ब्रांच से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन 96 क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। एमटीएस की बात करते हैं दोस्तों, एमटीएस में अलग है मामला। एमटीएस में आपके टोटल जो 120 क्वेश्चन है उसमें आपके एक तो जीके जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है? न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी, और नॉलेज अबाउट रेलवेज डीएफसीसी आएगी। यानी जो आपका सीबीटी 1 का सिलेबस रहेगा वही आपका यहाँ पे सीबीटी 2 में सिलेबस रहेगा। वो बस मात्र क्वेश्चन बढ़ जाएँगे 20 और थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये सिलेबस रहने वाला है सीबीटी 2 का। ठीक है? अब इसमें आगे दिया गया है हाउ टू अप्लाई, ठीक है? यानी आप अपना जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या-क्या स्टेज होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, है ना? रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में आपको फीस जमा करानी होगी। उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना होगा जो भी ज़रूरत है। साथ में लास्ट में आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सर्टिफिकेट जो भी है अपलोड माँगे हैं उनकी स्कैन कॉपी, पीडीएफ या जेपीजी जो भी माँगे जिस भी फॉर्मेट में, वो आपको रखनी है जो तुरंत आप अपलोड कर सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दिया गया है कि जो फ़ोटोग्राफ है उसकी साइज़, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इनकी क्या-क्या साइज़ होनी चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या-क्या चीज़ें माँगी गई है हाँ? वो चीज़ें आप देख सकते हो। 100 केबी से 1000 केबी के बीच में आपकी जेपीजी या पीडीएफ कुछ दोनों फॉर्मेट में आपका अपलोड माँग लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा फॉर्म आपका जो नोटिफ़िकेशन है समाप्त होता है।
जो नोटिफिकेशन में सारी जानकारी थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको फिल और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में कोई दिक्कत आती हो, और एक्स्ट्रा ही चीज़ें मैंने सारी चीज़ें बता दी है। ओके दोस्तों, और जो कैंडिडेट हमारी इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं उनको धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी अपडेट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड या अदर वैकेंसी रिलेटेड, तो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बता दी। इस वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।